बिफोर स्टार्ट अ वीडियो आई हैव टू से 2026 में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का नॉलेज और थोड़ा बहुत पैसे से आप ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पर आप बताओ, क्या ट्रेडिंग करना इतना आसान है? क्या डीमेट अकाउंट और थोड़े बहुत कैपिटल से क्या ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है? स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको चलाना, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए प्रॉपर स्किल, और स्किल डेवलप करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मार्केट पे टाइम देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसको कैसे चलाना है, कैसे अपने आप को सस्टेन करके रखना है मार्केट में, ये हमें मे बी कोई नहीं सिखाता है। तो बिफोर ट्रेडिंग हमें क्या करना है? हमें अपने आप के ऊपर काम करना है कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा इमोशंस कैसे है, मतलब हम कब कब ट्रिगर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब अपने आप के ऊपर काम करोगे तब आपको पता चलेगा अपने आप के बारे में, क्योंकि हम सभी दुनिया को समझने चले गए हैं कि दुनिया कैसे सोचते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे काम करते हैं। दुनिया को जानना आप छोड़ दो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को जानो कि आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी इमोशंस कैसे है। सारी चीज़ें जब आप जान जाते हो, समझ जाते हो, तब क्या होता है, तब आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, माइंडसेट आता है, इमोशन आता है, हम स्ट्रैटेजी तो हमें मिल जाता है। कोई भी आप किसी का भी स्ट्रैटेजी आप उठा लो, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कर लो, आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। पर उसको सस्टेन करने के लिए आपका इमोशंस, आपका माइंडसेट, खुद के ऊपर काम, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं थ्योरी से पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बिफोर ट्रेडिंग आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने आप को समझना है। जितना आप अपने आप को समझोगे उतना आपका जो ट्रेडिंग वो स्मूथ होता जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This content is those people who are starting trading in 2026 or already start in 2025 but they are not profitable. They are continuously trying कि किस तरह से इसको करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कंटेंट होगा ये कोई रॉकेट साइंस वाली कंटेंट नहीं होगी कि मैं आपको कुछ ऐसा स्ट्रेटजी सिखा दूंगी जिससे आप एकदम बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। स्ट्रेटजी तो सबके पास होते हैं, आपके पास भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, मुझसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजी आपके पास है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमें ऐसा लगता है कोई हमें एडवांस चीज़ें सिखा दे ताकि हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाए, या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, या मार्केट पे हम अच्छा काम कर सके। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सिंपल चीज़ें फॉलो करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को समझते हो, मार्केट को समझते हो, तभी आप अच्छे विन कर सकते हो मार्केट में। तो स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026 इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में मार्केट रॉकेट हो जाएगा, मार्केट पे मोमेंटम आ जाएगा। मार्केट का ये जो प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि 2026 में क्या होगा, बट हम हमेशा ऑप्टिमिस्ट होते हैं कि 2026 में कुछ अच्छा हो सकता है, मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, ताकि हम अच्छे से मार्केट में काम कर सकें। तो हमें क्या अलग करना है मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। ऐसा आपको लग रहा होगा कि इसके बारे में तो हमने पहले सुना है बट अप्लाई नहीं किया, तो इस बार आपको क्या करना है, अप्लाई करना है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रेडिंग रियली इज। समझना है कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। हम क्या करते हैं एज ए इंडिविजुअल, हम कभी स्टॉक्स में करते हैं, कभी इंडेक्स में करते हैं, कभी स्टॉक्स में करते हैं, कभी इंडेक्स में करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी तो अभी जा रहा है तो हम निफ्टी में चले जाते हैं, अभी स्टॉक्स भाग रहा है तो हम स्टॉक्स में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको समझना है कि ये जो इंडेक्स है ये है क्या एक्चुअली। ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है, अगर आपको निफ्टी 50 में करना है, या अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है, तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी किस तरह से चलता है, कौन चलाता है बैंक निफ्टी को। अगर मुझे बैंक निफ्टी में करना है तो आपको क्या करना है, बैंक्स के बारे में जानना है, मतलब बैंक्स के चार्ट को फॉलो करना है। फिर आपको प्रीमियम्स को फॉलो करना है, क्योंकि ऑलवेज आप अगर बैंक निफ्टी में करते हो या निफ्टी में करते हो तो आप तो प्रीमियम में करोगे ना। फ्यूचर अगर करते हो तो वो अलग बात, बट आपको क्या करना है, प्रीमियम को समझना है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए पहले हमें जानना होगा कि हमें कहाँ पे करना है, स्टॉक्स में करना है, इंडेक्स में करना है। हमें पहले ये तैयार करना है, मतलब रेडी होना है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मुझे ठीक लगता है, क्या मैं इंडेक्स में कर सकता हूँ। अगर मुझे इंडेक्स में करना है तो मैं इंडेक्स को समझूंगी। अगर मुझे स्टॉक्स में करने हैं तो मैं स्टॉक्स को समझूंगी। हर एक की प्रोज एंड कॉन है। ऐसा मत समझो कि स्टॉक्स में सिर्फ प्रोज ही प्रोज है, कॉन भी है।
ठीक उसी तरह इंडेक्स में भी प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो हमें दोनों को समझना है और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे करना है। अगर मुझे स्टॉक समझ में आता है, रिलायंस, मारुति, आईटीसी, अगर ये सब मुझे समझ में आता है तो मैं ये सब में करूँगी। अगर मुझे इंडेक्स समझ में आता है तो मैं इंडेक्स में करूँगी। पहले ये समझना है, ठीक है? ट्रेडिंग को जब आप समझ जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। फिर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है चूज़ योर ट्रेडिंग स्टाइल। ये हम नहीं कर पाते। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज़ों को। हम कभी-कभी डे ट्रेडिंग कर लेते हैं, कभी-कभी हम स्विंग कर लेते हैं, कभी-कभी हम पोज़िशनल कर लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन आप जब बड़े ट्रेडर को फ़ॉलो करते हो, वो क्या करते हैं, एक चीज़ को ही अच्छे से उसको करते जाते हैं, मतलब उसमें ही अपग्रेड करते जाते हैं। आपने ऐसे ट्रेडर सुना जैसे कि उमेर अशरफ, एक बहुत बड़ा ट्रेडर है। वो क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में, बट उनका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है, बट वो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने तोरी ट्रेड, जिनका एक्चुअल नाम है विक्टोरिया ड्यूक, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं, प्लेटिनियम में करते हैं, बाहर के ट्रेडर हैं। इस तरह से और भी ट्रेडर हैं जो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार-बार फॉलो करते हैं। जब आप एक चीज़ को बार-बार फॉलो करते हो तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हमें ऐसा लगता है कि हम अगर डे ट्रेडिंग कर लें तो थोड़ा बहुत पैसा हम कमा लेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं तो स्विंग में तो बैठना पड़ता है, प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, पोज़िशनल इतना टाइम कौन बैठेगा, बहुत बोरिंग चीज़ है। तो पहले अपने पर्सनैलिटी हिसाब से आपको ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करना है और अपने जर्नल से भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली जर्नल करते हो मार्केट में तो आपको मे बी अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल वो पता चलेगा कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, मैं डे ट्रेडिंग में अच्छा हूँ, मुझे डे ट्रेडिंग करना पसंद है, या इंडेक्स में मैं अच्छे से डे ट्रेडिंग कर पा रही हूँ या स्टॉक्स में कर पा रही हूँ, तो मैं एक डे ट्रेडिंग अच्छे से कर लूँगी। फ्यूचर में करना है, ऑप्शंस पे करना है, कैश में बैठना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैश में ठीक हूँ तो कैश में करो, अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ठीक हूँ तो फ्यूचर में या ऑप्शंस पे, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पे मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, कंटिन्यूअसली मेरे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और मैं ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ, तो आपको समझना है कि आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर हो। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या सीखना है, आपको मार्केट को सीखना है, जैसे कि सेक्टर को सीखना है, सेक्टर के साथ साथ स्टॉक्स भागते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपको सीखनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक उसी तरह पोजिशनल ट्रेडिंग, जो थोड़ा लंबा हम होल्ड करते हैं चीज़ों को, कि अगर आज हमने कुछ लिया तो हम कल नहीं बेचेंगे, तो उसके लिए क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए हमें टेक्निकल फंडामेंटल देखना पड़ता है। तो आपको दो चीज़ें का बैलेंस रख के आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। मैं अगर और डीप डाइव करूँ तो बहुत सारे स्लाइड हो जाएंगे, बट मैंने सोचा कि एक चीज़ में ही आपको मैं समझाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, एक दो चीज़ों को आप अच्छे से समझो और उसको ही बार फॉलो करो ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। तो फर्स्ट चूज़ योर ट्रेडिंग स्टाइल। फिर आपका आएगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है कोर जो स्किल है ट्रेडिंग का, वो सीखना है। कोर स्किल में आपको लग रहा होगा कि ये तो एक स्लाइड में है कोर स्किल। एक स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी एक्चुअल में कोर स्किल क्या होता है। जैसे कि कैंडलस्टिक्स, हम मार्केट में बहुत दिन हमें हो जाता है बट हमें कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता होता है। मे बी हमें नाम पता है बट उस कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है वो नहीं पता, उस साइकोलॉजी क्या है वो नहीं पता, कि कहाँ पे क्या कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं। हम उसको देख के बस ट्रेड करते जा रहे हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में दिखा क्या रहा है। तो पहले हमें कैंडलस्टिक्स को समझना है, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कि ये एक कैंडलस्टिक्स है, ठीक है। तो हम फटाफट से बोल देंगे कि ये इसका नाम क्या है, या ये एक कैंडलस्टिक से हम बोल देंगे कि ये हैमर कैंडल है, अगर ये बनता है तो मार्केट बुलिश है, ऐसा हमें लगता है। बट ये कहाँ बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, इसका विक कितना लंबा है, बहुत सेल ऑफ होने के बाद ये बन रहा है या ऊपर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, चीज़ों को आपको देखना है। हर एक कैंडलस्टिक्स का मतलब होता है लेकिन हर एक जगह पे नहीं होता, ये हमेशा समझो। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये एक मार्केट, यहाँ पे कंटिन्यूसली कैंडल्स बन रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल भी बन रहे हैं, साथ साथ हैमर कैंडल भी बन रहे हैं, फिर आपका इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सारे कैंडल यहाँ पे बन रहे हैं, डोजी भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको समझना ये नहीं कि यहाँ से मार्केट भाग जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। ये आपको समझना है कि सेम जगह पे अगर कंटिन्यूअसली कैंडल्स बन रहे तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इनडिसिसिव है। तो जब तक एक
सेटअप ब्रेक नहीं करता, एक लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें कैंडलस्टिक्स को पढ़ना है, नाम नहीं पढ़ना है, समझना है कि कहाँ पे किस तरह का कैंडलस्टिक्स बन रहा है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो इस एग्जांपल पे मैं करती हूँ ताकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, डब्ल्यू भी पकड़ सकते हो या नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ है, होने के बाद क्या हुआ है, ऊपर गया मार्केट, ठीक है, ऊपर मेरा मिस हो गया, ये आपका भी मिस हो गया ट्रेड। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रुकेंगे एक अच्छा कैंडल्स के लिए। तो किस तरह का कैंडल, जैसे कि हैमर कैंडल अगर यहाँ पे बनता है तो हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पे नए बायर एक्टिवेट हुए हैं, या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या जो लोग मिस कर दिए जैसे कि मैं और आप, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाई के ऊपर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, या अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बेरिश कैंडल बन रहे हैं, आप अगर देखो तो यहाँ पे डोजीज अगर 2-3 बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डोजीज के ऊपर प्लान करेंगे, ठीक है। अगर डोजी कैंडल बन रहे हैं, मेरा जो ड्राइंग बहुत ही बुरा है, तो अगर डोजिस कैंडल बन रहा है तो हम डोजिस के ऊपर प्लान करेंगे। तो इस तरह से कहाँ पे किस तरह का कैंडल बन रहे हैं ये हमें देखना है। ज़्यादातर ट्रेड इस तरह का, अगर आप इस तरह का ट्रेड लेते हो जैसे कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ये आपको समझना है। तो कैंडल स्टिक्स पढ़ना आना चाहिए। आपने अगर कैंडल स्टिक्स को नहीं समझा तो फिर से आप समझिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे वीडियो देखना आपको होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको चार्ट से पता चल जाएगा। आप चार्ट ओपन करिए, हर एक जगह पे आप देखिए, निफ्टी को देखना है देखिए, बैंक निफ्टी को देखना है देखिए, बीटीसी को देखना है देखिए, इथेरियम को देखना है देखिए, आपको मिल जाएगा कि किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं और किस तरह का यहाँ पे एक्शन होने वाला है। तो जब आप सीखोगे चीज़ों को तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैक टेस्टिंग करना है और हर एक चीज़ों को समझना है। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत लंबा और डीप टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको समझें तो इसी के बेस के ऊपर ही सारी चीज़ें डेवलप होती है। सेम जगह पे सपोर्ट बन रहा है, सेम जगह रेजिस्टेंस बन रहे हैं, हम उस हिसाब से काम करें, बट हमने कभी समझा नहीं कि ये किस तरह से हो कहाँ से रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोगों ने मे भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से काम करता है। क्योंकि पूरा मार्केट, अगर मार्केट में डिमांड है तो जाएगा मार्केट, मतलब प्राइस जाएगा। अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस नहीं जाएगा। अगर मार्केट पे सप्लायर ज़्यादा है, मतलब सेलर ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले क्या हुआ था, हिडनबर्ग ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था अदानी के स्टॉक्स, बाकी उसमें भी आए थे, फॉल आए थे। क्यों? इसका मतलब सप्लायर ज़्यादा हावी हो गए हैं सप्लायर, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल, कोविड क्रैश हो गया, 2008 का क्रैश हो गया, सप्लायर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सप्लायर एक्टिवेट होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग और एक्चुअल सेलिंग में अगर हमें फ़र्क समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके बेस के ऊपर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग मतलब क्या करते हैं, सपोर्ट एंड, मैं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। जैसे कि अगर सपोर्ट में कुछ अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ अच्छे दिख रहे हैं, बार बार इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया, 2-3 बार लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम बाई करेंगे। ठीक उसी तरह अगर और सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट है ये वीक हो रहा है, अभी ये ब्रेक डाउन कर सकता है। तो कब ब्रेकआउट करेगा, कब ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें समझ में आता है जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। ठीक उसी तरह अगर एक रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार रेजिस्ट हो रहा है, बार बार रेजिस्ट है, हम क्या क्या बोलेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये अभी वीक हो चुका है, यहाँ से अभी मार्केट ऊपर भाग सकता है, ये अभी जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि बार बार सेम जगह पे टच हो रहा है। सेलर उतना हावी नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं ला पा रहा है। तो इसका मतलब बायर एक्टिवेट होंगे, नए बायर एक्टिवेट होंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चलता है। हमें पहले कोर चीज़ों को समझना है, ना कि कोई स्ट्रैटेजी के पीछे हमने टाइम वेस्ट कर लिया 9 में 20 में, ये सारी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने मार्केट को ही समझ लिया तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी अभी काम करेगा, ये स्ट्रैटेजी अभी काम नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर हमें अच्छा एक कुछ सिखा दिया
तो उससे हम पैसे बना लेंगे। हाँ, आप 2-3 दिन बनाओगे क्योंकि मार्केट आपके फ़ेवर पे रहेगा, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा मार्केट पे या कंसोलिडेशन में अगर मार्केट चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि अभी अगर आप कंटिन्यूअस ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, आप अगर ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, आपको मे बी लॉस हो रहा होगा क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है, कुछ मोमेंटम नहीं है मार्केट पे। मे बी ऊपर हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे, इस तरह का है, एक रेंज में फँसा हुआ है। तो इस टाइम पे ऑप्शंस बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक ठीक बात है, बट ऑप्शंस बाइंग इज नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर हो गया ट्रेंड। ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को नहीं देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना है। ट्रेंड कहाँ पे है? मतलब ट्रेंड तो बहुत बेसिक चीज़ है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, बहुत बार आपने सुने होंगे। लेकिन किस टाइम फ्रेम पे इसको कहाँ पे देखना है और किस टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूट करना है, ये समझना है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या? डेली। हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली, वीकली और मंथली। सिंपल, वीकली, डेली और मंथली, ये हो गया हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड वो क्या है? मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, डाउन है या अप ट्रेंड है? जब हमें हायर ट्रेंड टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज दिखेगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें मे बी ट्रेंड नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज पे है। 1-2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे लेकिन लंबे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है या मार्केट ट्रेंडिंग है, कंटिन्यूअसली ऊपर भाग रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सही ट्रेड्स मिलेंगे और उस ट्रेड को आप होल्ड भी कर पाएंगे। ठीक उसी तरह डाउन में है तो डाउन साइड के ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो ट्रेंड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रेंड के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, या वॉलेटाइल मार्केट या मोमेंटम मार्केट या मार्केट साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, या ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आपने मार्केट का ऑल ओवर व्यू समझ लिया बड़ी टाइम फ्रेम पे, फिर आपने अगर छोटे टाइम फ्रेम पे उस चीज़ को अप्लाई किया तो आप बहुत चीज़ें अच्छे से अचीव कर सकते हो। जैसे कि इसके लिए आपको होमवर्क करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप समझ गए, बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे आप। आपको होमवर्क करना है। एक एक चार्ट को आपको 15 मिनट देखना है, ठीक है। 15 मिनट आपको एक एक चार्ट को देखना है। सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा हो कि एक एक चार्ट को क्या देखें, क्या देखना है? बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। डेली, वीकली, मंथली देखना है, फिर आवरली देखना है, फिर 5 मिनट या 15 मिनट देखना है। इस तरह से आपको हर एक चार्ट को, अगर डेली आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप में भी अलग लेवल पे ही चले जाओगे। अगर आप करते हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो इसका मतलब ये है अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हो। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमें हमारा वो नहीं बन रहा है, पैसे नहीं बन रहा है, लेकिन आज नहीं बन रहा है, मे बी कल बन जाएगा। आज में भी आपका माइंडसेट की वजह से नहीं बन रहा है, लेकिन जब आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा और आपने मार्केट को समझ लिया कि इस तरह से काम होता है, तब क्या करोगे? लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ट्रेंड का जो फिलोसॉफी। अगर मैं और डिस्क्राइब करूँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है, लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ें की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है? मार्केट का ट्रेंड जानना है। मार्केट साइडवेज पे है, अप ट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे। हर एक चार्ट पे आपको देखना है। 100 ऑलमोस्ट 100 चार्ट्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलते हैं ना प्रो ट्रेडर बन जाते हो, मतलब आप चार्ट के प्रो बन जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड का कॉन्सेप्ट। अभी हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। लास्ट में टॉप डाउन अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो पहले ही आ जाता है बट हम लास्ट में जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड हमने सारी चीज़ें अच्छे से कर लिया। कैंडल स्टिक्स हमें समझ में आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, ट्रेंड भी हमें समझ में आता है, बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है हमारा रिस्क जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब आज हमने 1000 का रिस्क लिया, कल हमने 5000 का रिस्क लिया, फिर तीसरे दिन हमने 15,000 का रिस्क ले लिया, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। तो हमेशा अपने रिस्क को फिक्स करना है। रिवॉर्ड हमें नहीं पता है मार्केट कहाँ ले जाएगा, हमें मे बी आज मुझे अगर 10,000 का रिवॉर्ड दे रहा है, मे बी मेरा ये ट्रेड 50,000 का भी रिवॉर्ड दे सकता है। तो इसलिए हमें रिवॉर्ड नहीं पता, हमें अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है। कैपिटल के हिसाब से अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि मैंने बहुत बार ये समझा है कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो 1 लाख रुपए से आप कितना रिस्क लोगे? 1% रिस्क लोगे, मतलब 1000 रुपये का आपका रिस्क होगा हर एक ट्रेड में, ठीक है। अगर आपका 2 लाख रुपए है, 1000 और
2% का भी आप ले सकते हो, कभी कभी हम 2% का भी लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1000 और 2000 का रिस्क लेके आप बहुत सही से करो। रिवॉर्ड आप कितना रखोगे, रिवॉर्ड तो हमें नहीं पता होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो रखना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा बहुत होल्ड करने की बात करती हूँ तो होल्ड में आपको ट्रेल करने जाना है, लेकिन इंट्राडे में आप अपना जो रिवॉर्ड वो 1:3, 1:4, 1:5 जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है। उसके हिसाब से आपको मार्केट को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड रख दिया बट सामने रेजिस्टेंस है तो आपको वो ट्रेड उतना अच्छा प्रॉफिट या पॉइंट देके नहीं जाएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना है। जब आप कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड एंड टॉप डाउन अप्रोच को आप सब समझ जाते हो तब आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे से मालूम हो जाता है कि हमारा जो रिस्क वो कितना है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हम माइंड पे एक रिस्क रखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, आपने भी समझ लिया कि हाँ 1000 का रिस्क रखना है एक ट्रेड में। लेकिन आप यहाँ पे गलती क्या करते हो, जो मैं बताती हूँ, ज़्यादातर ट्रेडर ये करते हैं कि रिस्क मेरा 1000 का है, आज मैं ट्रेड लूंगा। अभी क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद इतना बड़ा कैंडल बन गया, अभी आपने क्या किया, अभी आपने टॉप पे बाय कर दिया। इट्स ओके, होता है, टॉप पे बाय कर दिया, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड आपने रिस्क यहाँ पे रखा है, क्योंकि उस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया और आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ तो मेरा 1000 का यहाँ पे रिस्क हो रहा है। ये कोई सेंस नहीं है। मार्केट यहाँ आ सकता है, ये हमें समझना है। अगर मार्केट यहाँ पे आ गया तो आपका 1000 लेके चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस यह होगा, क्वांटिटी आप कम कर दो, बट आपका जो रिस्क वो ठीक है, आपने क्वांटिटी कम रखा है और उस हिसाब से आपने 1000 का रिस्क ले लिया। तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है ये हमें समझना है। ये कहीं पे भी अगर हमने स्टॉप लॉस लगा दी तो बार बार स्टॉप लॉस से हिट होंगे। कैंडल के बीच में हमने लगा दिया या 2-3 कैंडल बन रहे उसके नीचे हमने लगा दिया। स्विंग लो ट्राई करो, ज़्यादातर टाइम आप स्विंग लो ट्राई करो, जितना आप स्विंग लो ट्राई करोगे उतने वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट चांस नहीं हो सकते, मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट होते हैं। तो कभी कभी मार्केट के हिसाब से भी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर मार्केट में बेरिश में आ गए, अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा मत करो कि अपना जो गलती वो कम कर दो, मतलब स्टॉप लॉस की गलती, ठीक है। फिर रिवॉर्ड आपका अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो रिवॉर्ड। अगर आपने स्कैल्पिंग किया है तो थोड़ा बहुत आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आपने सोचा है कि हाँ ये जो ट्रेड वो चलने वाला है, सारे चीज़ें फेवर में है, तो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस, जो मैंने अभी बताई दी कि स्टॉप लॉस किस तरह से आपको मेंटेन करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट का मतलब ये नहीं कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है या कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाना है। हमें सही स्टॉप लॉस लगाना है अपने कैपिटल के हिसाब से। आप स्विंग लो ट्राई करो, स्विंग लो जितना हो सके आप स्विंग लो ट्राई करो। जितना आप इस तरह का स्टॉप लॉस लगाओगे, नीचे लगाओ, हमेशा नीचे। कैंडल बन रहा है, कैंडल के विक पे बीच में नहीं, थोड़ा सा नीचे आप ट्राई करो। स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। अगर कंटिन्यूअसली हिट हो रहे तो मार्केट का मे भी कंडीशन ठीक नहीं है या आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ कॉन्स है। तो इसलिए क्या करना है, अपने स्टॉप लॉसेस को देखना है कि जब आप जर्नल राइटिंग करते हो, जब आप जैसे कि आपने आज ट्रेड लिया, ठीक है, तो उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने रिव्यू किया, उस स्टॉक्स को भी किया, मतलब चार्ट पे ओपन करके देखा कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए मेरी गलती की वजह से, और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता तो हिट नहीं होते। तो इस तरह से आपको रिव्यू करना है। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पे लिख लिया और हफ्ते हफ्तों में आप रीड कर रहे हो। रीड करने से कोई फायदा नहीं है, आपको चार्ट को भी खोल के देखना है कि हाँ ये जो चार्ट है उस तरह का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बार बार। बेसिक चीज़ है, अगर हम बेसिक को अच्छे से अप्लाई कर देते हैं तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होगा स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। फिर हो गया पोजीशन साइजिंग, जो मैंने पहले ही समझाया कि किस तरह से पोजीशन साइजिंग करना है। अगर मेरे पास इतना कैपिटल है तो मैं किस तरह से पोजीशन साइज करते जाऊंगी। पहले मैं 200 लूँगी, अगर एक ट्रेड मुझे लेना है पहले मैं 200 क्वांटिटी लूँगी, फिर 200 लूँगी, या फिर 200 लूँगी, या पहले मैं 5000 क्वांटिटी लूँगी, फिर मैं 500 क्वांटिटी, ऑब्वियसली 500 क्वांटिटी लूँगी, फिर मैं 500 क्वांटिटी लूँगी। इस तरह से मैं 1000 क्वांटिटी कंप्लीट करूँगी। आपको क्या करना है, अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करना है। पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है, बट ये भी समझना है कि अगर मैं इस तरह की पोजीशन साइजिंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होता है। अगर मैंने एक ट्रेड पे जैसे कि मेरा माइंड में था कि मैं यहाँ पे सिर्फ 400-500 क्वांटिटी लूँगा, पर मैंने वहाँ पे 2000 क्वांटिटी ले लिया, तो 2000 के हिसाब से अगर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है तो मुझे वहाँ पे 20,000 का लॉस होगा। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से पोजीशन साइजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने नहीं समझा है, हमने बहुत ज़्यादा पोजीशन उठा लिया, गलत तक की पोजीशन जैसे मैं बोलती हूँ, तो हमें हमें बड़े बड़े लॉसेस होंगे। तो बड़े बड़े लॉसेस से हमें बचना है और छोटे छोटे लॉसेस पे काटना है।
पोजीशन साइजिंग आप सीख जाओगे जब जब आप मार्केट पे अच्छे से काम करोगे। इतना आसान भी नहीं है और इतना सिंपल भी नहीं है। करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे पोजीशन साइजिंग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ज़्यादातर टाइम आप क्या करो, हाइस पे बाय करो। अगर इसका हाई 100 है, ठीक है, 100 पे आपने बाय किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 95 आ रहा है तो 95 में एवरेज कर लेता हूँ। कभी कभी मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका टाइम हो गया मार्केट पे, अगर टाइम नहीं हुआ तो 102 पे आप बाय करो। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके हिसाब से काम कर रहा है, आपके फेवर पे है। तो अगर आपके फेवर पे है तो ये ट्रेड चलेगा, ये ट्रेड बहुत अच्छा पॉइंट आपको देके जाएगा। तो कहाँ पे पोजीशन साइजिंग करना है, कहाँ पे प्रीमिडिंग करना है, ये चीज़ें आपको समझनी है। उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। तो ये हो गया पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सारे चीज़ों को एक साथ नहीं निचोड़ा तो हम नहीं समझ पाएंगे एक्चुअल में होता क्या है। मार्केट गिर रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों मार्केट गिर रहा है, क्योंकि हमने ग्लोबल को नहीं देखा। स्टॉक्स गिर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक्स क्यों गिर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है या उसका सेक्टर गिर रहा है। तो इसलिए टॉप डाउन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको सिंपल से समझाती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया भी है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच क्या करते हैं हम, मतलब पूरा होल ओवर मार्केट को देखते हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट, ठीक है। पहले हम ग्लोबल को देखते हैं, नेस्डैक डाउ ये सब देखते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे है, साइडवेज में है, देखते हैं। फिर हम देखते हैं इंडियन मार्केट को हम देखते हैं। इंडियन मार्केट में हम निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करें तो अभी थोड़ा सा साइडवेज है, मतलब थोड़ा साइडवेज है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो साइडवेज मार्केट है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर हम कौन से ऑटो या पीएसयू, प्राइवेट बैंक या फार्मा, इंफ्रा, ये सब सेक्टर में आ जाते हैं। तो सेक्टर को हम देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन से है। अगर मुझे बाई ट्रेड लेने हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को मैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर को ढूंढूंगी। अगर मुझे सेलिंग ट्रेड लेने तो सबसे वीकेस्ट सेक्टर को मैं ढूंढूंगी। इस तरह से आपको टॉप डाउन अप्रोच करना है। फिर उसमें से स्टॉक्स ढूंढना है। अभी अगर हमने सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि अभी मैंने सेक्टर सिलेक्ट किया फार्मा, कि फार्मा में मुझे अभी बाइंग करनी है। अभी तो कंडीशन नहीं है पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फार्मा में मुझे बाइंग करनी है। तो फार्मा का सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन सा है? लुपिन ब्रेकआउट होने वाला है, लॉरस लैब अच्छे स्ट्रक्चर पे है। डोंट रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल कि ये सब स्ट्रक्चर पे है। अगर बुलिश होंगे तो मैं उसमें ट्राई करूंगी। अपोलो हॉस्पिटल, सारे स्टॉक्स को मैं अच्छे से देखूंगी, उसमें से बेस्ट मैं निकालूंगी, फिर उसमें ट्रेड करूंगी। तो इस तरह से होता है पूरा टॉप डाउन अप्रोच। जब आप टॉप डाउन अप्रोच को अच्छे से फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस अच्छे से लगाते हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करते हो, पोजीशन साइजिंग ठीक से करते हो। पोजीशन साइजिंग के साथ अपना माइंडसेट भी इन्वॉल्व होता है या अपना इमोशंस भी इन्वॉल्व होता है। जब हम बड़े पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं तो हमें डर लगने लगता है और डर में हम हमेशा गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं, बीच में काट देते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा तो उसको देख के हम काट देते हैं। तो पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से करो कि इतना पोजीशंस लेके मैं आराम से सो सकता हूँ। अगर मेरा पोजीशन इतना ज़्यादा है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, कितना जाएगा, तो उतना पोजीशन साइजिंग बिल्कुल भी मत करो। तो ये हो गया सारी चीज़ें टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें टॉप डाउन अप्रोच का। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो हो गया जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो के पहले, वो हो गया वर्क ऑन माइंडसेट, मतलब वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर काम करना है। जितना आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने माइंडसेट को समझोगे, जितना आप अपने इमोशंस को समझोगे, उतना ही आप मार्केट को भी समझ जाओगे। तो पहले अपने आप को समझना है। तो इसके लिए आपको बैठना है, जर्नल करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने जो थिंकिंग उसको समझ पाते हो। तो वर्क ऑन योर माइंडसेट। तो सबके लिए अलग अलग होगा। सबके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हॉबीज़ में पता चल जाती है, या क्रिकेट खेलते तो उस वक्त उनको समझ में आ जाता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं योगा में या एक्सरसाइज में या मेडिटेशन में उनको समझ में आ जाते हैं। तो आपके लिए सबसे फेवरेबल कौन सा है, ये सबसे लास्ट में दिया है, बट ये सबसे पहले है। अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं,
किसी भी फील्ड पे आप काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड पे आप टिक सकते हो क्योंकि आपने दुनिया को नहीं, खुद को समझ लिया। खुद क्या है? जब हम खुद को समझ लेते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं, मार्केट को भी हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये तो यहाँ पे जाएगा। हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक वाइज़ हमें समझ में आता है कि मार्केट को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। बट हमें क्या करना है, हायर चीज़ को देखना है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटीज़ हो, जो हमें समझ में आए। एक्चुअल जो मार्केट का थीम है वो अगर हमें समझ में आ जाए कि ये जो मार्केट है ये हमें लॉन्ग रन में पैसा देगा, एक दिन में पैसा नहीं देगा। वन यू वर्क ऑन योरसेल्फ तब आपको समझ में आता है कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। जितना हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं उतना हमें समझ में आता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने आप को समझते हैं तब हम मार्केट को भी समझ जाते हैं कि मार्केट में एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, मार्केट पे टाइम लगेगा। सीखना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, विजन रखना पड़ता है, गोल रखना पड़ता है, मार्केट को जो कोर स्किल वो समझना पड़ता है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को समझना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ता है। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो का, सबसे लास्ट में है बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 2026 के लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप बहुत सक्सेस करो, बहुत खुशियाँ लेके आए 2026 आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। आप जो चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो 2026 में और सबसे इम्पोर्टेंट आप एक बेटर वर्ज़न बनो 2026 आपके लिए बेस्ट ईयर हो 2026। इतना कह के आज का ये वीडियो मैं कंप्लीट मतलब ख़त्म करती हूँ। सही लगा आपको अगर कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।